Assalamu alaikum everyone. Today with us is Sir Asif Iqbal. He is working as a logistic manager in Halliburton company and he will be talking about human resource management. Please kindly sir, you can share your lecture with the students. Thanks, Dr. Khanna. Starting with the name of Allah. Assalamu alaikum everyone. रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। उमूमन हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर ज़िक्र अस्कार और दुआओं का मिजाज नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम तालीम को हासिल करते हैं मगर दीन से दूर हैं। ठीक है, तो तलबा और तलबात को खुसूसन दुआएं याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सिलसिला मदारिस में तो रहता है बट हायर एजुकेशन के अंदर नहीं। एनी हाउ आफ्टर ऑल वी आर मुस्लिम्स, और जब भी हम किसी काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से और उसकी मदद के साथ करते हैं तो उसमें अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। इसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, एक फिलॉसफी है, मेथोडोलॉजी है, तकदीर के मामला हैं। बेसिकली हमारा वो टॉपिक नहीं है अभी यहाँ पर, बट व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर एक्चुअली व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक, आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, क्लियर, लाउड एंड क्लियर? कोई इशू है तो आगे आ जाए। स्लाइड्स आपके पास शेयर होंगी, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का ताल्लुक है इल्मा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, डू एनीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्मा? कभी आपने सोचने की जहमत करी है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम है इल्मा, तो इल्मा क्यों है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्मा? इल्मा दर हकीकत 3 हरफ असलिया से बना है, आइन, लाम और मीम। इल्म, जब इसके साथ अलिफ फासिल या हमजा मुफस्सिल जिसे कहते हैं बढ़ जाता है तो ये बन जाता है इल्मा। इल्मा मीन्स साइंसेस। अरबिक वर्ड में इल्मा को कहते हैं साइंसेस। व्हाट सॉर्ट ऑफ साइंसेस? द प्रॉब्लम इज व्हाट सॉर्ट ऑफ साइंसेस, कि आप लोग किस किस्म की साइंस की बात कर रहे हैं। तो सेकंड स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि मेजर डिवीजन ऑफ साइंसेस आ रही है। साइंस को नॉर्मली 3 मेजर क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है। वैसे तो साइंस की बहुत सारी टाइप्स हैं। एक है फॉर्मल, जिसमें मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के लिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। कुदरत की जबान जो है वो मैथमेटिक्स है। दुनिया की हर चीज एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर बाउंड है। सूरह रहमान में है ना कि ना सूरज की मजाल के चांद को जा पकड़ेगा, ना चांद की मजाल के सूरज को, ना रात दिन से पहले आ सकती है ना दिन रात से पहले, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, हर चीज़ अपने एक मदार में, अपने एक स्पेसिफिक न्यूमेरिक जो उसकी कोडिंग हुई है उसमें मौजूद है। बच्चा पैदा होता है, इंसान बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता कि उसके सिर्फ कान बड़े हो रहे हैं, उसका पूरा जिस्म एक रेशो के साथ बड़ा होता है। तो वो रेशो के साथ बड़ा होना भी एक लाशऊरी तौर पे कुदरत का एक निज़ाम है जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर मौजूद है। दूसरा है आपका लॉजिक। लॉजिक मीन्स मंतिक। मंतिक और फलसफा दो एक ही कॉइन के दो सिक्के होते हैं। कहते हैं कि मंतिक इब्तिदा है और फलसफा इंतहा है। मंतिक से इब्तिदा होती है और फलसफा से इंतहा होती है। फलसफा अगर दीन के बगैर ना पढ़ा तो इंसान गुमराह हो जाता है, मुर्तद हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, एथियस्ट हो जाएगा, दिमाग पर अड़ जाता है। लिहाजा मंतिक पढ़ने, फलसफा पढ़ने के लिए मंतिक पढ़ना जरूरी है और मंतिक के लिए दीन का साथ रहना जरूरी है, वरना इंसान बनता है। नेचुरल साइंसेज जो आपकी 2 मेजर क्लासिफिकेशन में डिवीजन है वो आपकी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, और ह्यूमनिस्टिक साइंसेस की जब बात होती है तो एक होती है बिहेवियरल साइंसेस और एक होती है सोशल साइंसेस। बिहेवियरल स्टडीज के अंदर आपकी साइकोलॉजी है, बिहेवियरल स्टडीज के अंदर आपकी मैनेजमेंट है, बिहेवियरल स्टडीज के अंदर आपके ह्यूमन रिसोर्स है, लेबर मैनेजमेंट है,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। जितने भी चीजें मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं वो तकरीबन बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेस में फॉलो है। सोशल साइंसेस के अंदर क्या है कि आपका नॉर्मल सोशल सर्कल क्या है, आपके सर्कमस्टेंसेस क्या है, कंट्री की इकोनॉमिक्स क्या है, आपके डायनामिक्स क्या, आप किन इलाकों में रहते हैं, आपका क्या रहन सहन है, एक मिजाज क्या है एक कौमियत का, ये बिहेवियर एंड सोशल साइंसेस में चीज आती है। तो दर हकीकत जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, ये बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेस का कॉम्बिनेशन है, मगर ज्यादा इन्फ्लुएंस इसमें किस चीज का है, बिहेवियरल स्टडीज का है। मेरा ताल्लुक मैं बता चुकी है कि हालिबर्टन वर्ल्ड वाइड लिमिटेड से एक कंपनी से है। दर हकीकत जो हमारी बिजनेस मॉडल है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग सर्विसेज है। हम लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक, वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी तकरीबन सुई के अंदर जो आपके घरों में गैसेस आ रही हैं, ऑलमोस्ट 90% वेल्स जो हमने वहाँ से एक्सट्रैक्शन की है हालिबर्टन में ही की है। 104 हमारे सुई गैस के वेल्स हैं सुई के अंदर, जिसकी वजह से हमारे और आपके घरों तक गैस पहुँचती है। तो ये एक छोटा सा कंपनी का ओवरव्यू था। और इसी तरह हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंप्लीशन एंड प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड हैं, ड्रिलिंग एंड एवेल्यूशन के अंदर डिवाइड है। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं, उसमें सीमेंटिंग सर्विसेज होती है, ड्रिलिंग फ्लूइड्स होते हैं, ड्रिल बिट्स होती हैं, लैंडमार्क्स है, एक्सप्लोरेशन है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, आर्टिफिशियल लिफ्ट है। ये सारे हमारे मल्टीपल टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं। बेसिकली इन चीज़ों को डिस्कस करने का रीज़न मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जो ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं हमारे, वो तकरीबन 80 कंट्रीज के अंदर इस वक्त हालिबर्टन ऑपरेट कर रही है, जिसमें से 12 हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं और अप्रॉक्सीमेट 55,000 एम्प्लॉयज हैं। 80 कंट्रीज का मकसद, 55,000 एम्प्लॉयज का अप्रॉक्सीमेशन का मकसद है कि कम से कम 80 डिफरेंट नेशन के लोग को काम कर, ठीक है। पाकिस्तानियों का एक अलग मिजाज है, इंडियंस का अलग मिजाज है। अगरचे पाकिस्तानियों में बिहारी भी हैं, बनारसी भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, सराइकी भी हैं। पंजाबियों में भी सराइकी हैं। अब कंट्री वाले अलग हैं। पठानों में चले जाएं उसमें कास्ट है, हर कास्ट का एक अलग मिजाज, एक अलग रहन सहन, एक अलग वे ऑफ मैनेजमेंट है। तो दर हकीकत ये चीज़ है, एचआर के लिए एक चैलेंज होता है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? आपकी स्लाइड नंबर 6। द डेथ ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज द बर्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट की जब मौत हुई थी तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बर्थ हुई। हमें पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज पर्सनल एंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट मींस लोगों की मैनेजमेंट करना, लोगों को मैनेज करना। ये एक फॉर्मल कॉन्सेप्ट है। जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, इंडस्ट्रीज लग रही थी, लोग अपने घरों से निकल के सनतों की तरफ आ रहे थे। इंडस्ट्रियलिज्म बेसिकली ये था कि 17वीं सेंचुरी से पहले तक लोग अपनी हार्वेस्टिंग खुद करते थे, अपने मवेशी खुद घरों में रखते थे, उनको बाजार से जाके राशन वगैरह खरीदने की एज सच कोई इतनी नीड नहीं होती थी। लोग उमूमन खुद कफील थे, बड़े बड़े घर होते थे, अपने उनके अपने फार्म्स होते थे, सब कुछ उनका अपना होता था। तो जब इंडस्ट्रियलिज्म आया तो बेसिकली इंडस्ट्रियलिज्म का मकसद ये था कि जो बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, उस बैंकिंग सिस्टम ने लोगों को एक लालच ये दिया कि आप सिर्फ पैसा कमाएं, दुनिया की हर चीज आपको मिल जाएगी। आप सिर्फ पैसा कमाएं, दुनिया की हर चीज आपको मिल जाएगी। ये पैसे के पीछे भागने वाली दौड़ वहां से शुरू हुई। इससे क्या हुआ कि लोग जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू करी। लोगों को बोला कि आप हमारी इंडस्ट्रीज में आए, हमारे कारखानों में आए, काम करें, आपको वेजेस मिलेंगे। जो आपको वेजेस मिलेंगे उन वेजेस से जाके आप अपनी जरूरियात जिंदगी मार्केट से जाके खरीद लें। आपने अब भी सुना होगा, अक्सर के गांव देहातों में होता है कि खवातीन अपना घर में मक्खन खुद निकालती हैं, घी खुद निकालती हैं। देही इलाकों में आज भी वही कॉन्सेप्ट है, मगर शहरी इलाकों में नहीं है, क्योंकि शहरी इलाकों में आजकल उमूमन खवातीन भी वर्किंग वुमेन हो चुकी हैं। तो वो भी प्रेफर करती है कि जी बाजार से रेडीमेड हर चीज मिल जाती है। एक जमाने में खवातीन के लिए एक बड़ा जुमला होता था कि सिलाई कढ़ाई, ठीक है ना, कहीं भी रिश्ते की बात होती तो कहती लड़की सिलाई कढ़ाई में बड़ी माहिर है। आजकल कोई नहीं पूछता कौन सी सिलाई कढ़ाई।
ये चेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिसने हमारी जिंदगियों पे असर डाला है और हमने इस असर को इतना अडॉप्ट किया है कि हम इसी के होके रह गए। तो पुराने जमाने में लोगों को मैनेज करने को सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं कहते थे, बल्कि पर्सनल मैनेजमेंट कहते थे। लोगों की मैनेजमेंट कैसे, लोग कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, उनको सैलरी कब दी जा रही है, गवर्नेंस कंट्रोल था बेसिकली। एक ऑटोक्रेटिक अंदाज में लोगों को कंट्रोल करना था। लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया तो ये इसके अंदर फर्दर नई चीजें आने शुरू हुई। लोगों की डेवलपमेंट कैसे करनी है, लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, किसी की अगर ट्रेनिंग नीड एनालिसिस है तो कैसे करनी है, उसको कहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या मसाइल है, किसी के साथ फैमिली इशूज है, लोगों को लीव देनी है। इंसान 6 डेज अ वीक काम करता है, आखिरी एक दिन मिलता है 7वां दिन वो घर में आराम करके गुजार देता है। अगर उसके घर के कुछ इशूज हैं, घर के कुछ काम है, तो वो कैसे करेगा? लीव्स का स्ट्रक्चर बनाया गया। इंसान के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, बीमार हो जाता है, हु विल पे द प्राइस ऑफ मेडिसिन, उसके अखराजात कौन उठाएगा? इसके लिए फिर क्या हुआ कि मेडिकल फैसिलिटीज दी गई। तो दर हकीकत ये एक लंबी हिस्ट्री है जो कि चली आ रही है, और इसको हम फर्दर आगे देखते हैं। अब व्हाट इज बेसिकली एचआरएम? एचआरएम फोकसेस ऑन रिक्रूटिंग एंड हायरिंग द बेस्ट एम्प्लॉयज, यानी कि बेहतरीन एम्प्लॉयज को हायर करना, एंड प्रोवाइडिंग देम विद कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स, कंपनसेशन देना, बेनिफिट्स देना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी टी&डी करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से मुराद ये है कि किसी एम्प्लॉय की कोई वीकनेस है, कोई लैकनेस है, उसको कैसे ट्रेनिंग देनी है, उसको किस तरह डेवलप करना है, उसको किस तरह तैयार करना है कि वो आने वाले चैलेंजेस के लिए या कंपनी के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। दे नीड टू बी सक्सेसफुल विद एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कैसे सक्सेसफुल होंगे, इस चीज को एनालाइज करना बेसिकली एचआर का फंक्शन था। नेक्स्ट स्लाइड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था वो 1780 में आया था। उस जमाने में मशीनरी वाटर पावर्ड या स्टीम पावर्ड होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस दौर में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आई है कब? हेनरी फोर्ड के दौर में, सॉरी हेनरी फोर्ड कह रहा हूँ, अभी देखे मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, सर अभी आता है बताता हूँ आपको। निकोला टेस्ला, और दूसरा कौन था? निकोला टेस्ला ने एसी करंट बनाया था, और डीसी करंट जिसने बल्ब बनाया था अभी थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन के दौर के अंदर आपके डीसी करंट आया था, और निकोला टेस्ला के दौर में एसी करंट आया था। उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 19वीं सदी के अंदर, 19th सेंचुरी में आया, जबकि मास प्रोडक्शन शुरू हुई थी। मास प्रोडक्शन बेसिकली क्या थी कि चीजों को बल्क वॉल्यूम में बनाना। इस मास प्रोडक्शन का जो ये सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इसका बानी माना जाता है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड एक ओनर था फोर्ड कंपनी का। फोर्ड की गाड़ियां पाकिस्तान में नहीं आती, एक जमाने में 80s के दौर में फोर्ड का प्लांट था पाकिस्तान में। आज भी कोई पुरानी विंटेज गाड़ियों के शॉपिंग होते हैं तो रेड कलर की आपको फोर्ड अक्सर नजर आ जाती होंगी रोड पे, पर अक्सर तो नहीं, शाज़ नाज़िर नजर आती होंगी। तो उस दौर में पाकिस्तान में फोर्ड का असेंबली प्लांट था। बेसिकली हुआ ये कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता गया, लोग अपने घरों से सिमट के सनतों की तरफ, फैक्ट्रियों की तरफ, कारखानों की तरफ आते गए, तो उनकी मैनेजमेंट और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तर होती चली गई। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन आर फेसिंग हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू कंट्रोल पीपल, हाउ टू मैनेज द गवर्नेंस, हाउ टू मैनेज द लेबर इश्यूज। रेगुलेशंस आनी शुरू हुई, इंडस्ट्रियल लॉज अपडेट होना शुरू हुए। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल लॉज बने वैसे वैसे लेबर लॉज बनने शुरू हो गए। लेबर लॉज में लेबर्स को प्रोटेक्ट करने के लॉज आने शुरू हो गए। फिर उन्हीं लेबर्स ने उन लॉज को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। फॉर ग्रांटेड उस सेंस में कि लेबर लॉ बन गया, ठीक है जी, यूनियन बना दी, यूनियन बना दी, यूनियन समहाउ लेबर राइट्स के लिए फीजेबल है, बट फिर उसको लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गई, कंपनीज को ब्लैकमेल करना शुरू हो गया, यूनियन के साथ कुछ आपने छेड़छाड़ कर दिया, उन्होंने उठाई हड़ताल कर दी। कितनी कंपनी ऐसी जो तबाह हो गई यूनियन के चक्कर के अंदर। तीसरा रेवोल्यूशन आया जब आपका कंप्यूटर में ऑटोमेशन आया 1970 के। अगरचे पाकिस्तान में 90s में कंप्यूटर्स आए हैं, लेकिन ये कि डेवलप कंट्रीज के अंदर 70s 80s के एरा के अंदर कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए थे, और कंप्यूटर्स की इंडक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर आ चुकी थी। और उस इंडक्शन की वजह से क्या हुआ कि चीजें ऑटोमेशन की तरफ जाने लगी। आज भी अगर आप किसी पुराने गवर्नमेंट इदारे के अंदर जाएं तो आप देखेंगे कि वो 17 ग्रेड का 18 ग्रेड का जो अफसर होता है, उसकी एक बड़ी सी एक टेबल होती है, बड़ा सा कमरा होता है, एक प्यून बाहर खड़ा होता है। वो आज तक उस ट्रेडिशनल सिस्टम से नहीं निकले। बट अगर आप प्राइवेट कल्चर के अंदर जाएं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाएं, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएं, तो वहां देखेंगे कि एक ही हॉल के अंदर लीड भी बैठा हुआ है, एक ही हॉल के अंदर उसका सबऑर्डिनेट भी बैठा हुआ है। कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है। बीच में हॉल्स हैं, क्यूबिकल्स बने हुए, क्यूबिकल्स को जरा जरा सा उन्होंने सेपरेट किया हुआ है, और सारे बंदे एक ही हॉल के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं।
आजकल वो दौर खत्म हो गया कि जी पियून होगा वो आपको चाय ला के सर्व करेगा, एक आपका ड्राइवर होगा, एक आपका जो है वो गार्ड होगा, एक आपका टाइपिस्ट होगा, एक आपका जो है वो शॉर्ट हैंड लिखने वाला होगा। ये दौर अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऑटोमेशन आ गई है चीजें सिमट गई हैं, लोगों के स्किल्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही है। दे आर रिक्वायरिंग द मोर स्किल्ड पीपल नाउअडेज, ऑल्दो डिग्रीज आर नेसेसरी। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। मैं अक्सर जिन सेशंस में जाता हूँ जहाँ गेस्ट स्पीकर जाता हूँ, स्टूडेंट्स को यही बात बताता हूँ, डू नॉट फोकस ऑन योर डिग्रीज, ऑलवेज फोकस ऑन योर स्किल्स। बिलीव मी, आपकी डिग्री आपको जॉब लेने की हद तक तो सपोर्ट करेगी, मगर जॉब के सर्वाइवल में आपको आपके स्किल्स काम देंगे। आप अगर एक्सेल अच्छा नहीं जानते, आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग की डिग्री आपने ली, बेशक जॉब लेने की हद तक आपके काम आ गई। आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, आप अच्छे लेटर्स नहीं लिख सकते, ड्राफ्ट नहीं बना सकते, ईमेल नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन अगर आपकी वीक है तो आप कॉर्पोरेट में सर्वाइव नहीं कर सकते, स्पेशली जो कि क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे आपको एक अंग्रेज भी मिल रहा हो, एक बंगाली भी मिल रहा हो, एक अरबी भी मिल रहा हो। अरबी अपने अंदाज से बोलेगा, जापानीज अपने अंदाज से बोलेगा, जापानीज की इंग्लिश समझ में आपके लिए मुश्किल होगा, अगरचे वो इंग्लिश बोल रहा होगा, क्योंकि वो अपने जापानीज अंदाज में, जापानीज एक्सेंट में बोलेगा। ठीक है, तो दीज आर द स्किल्स, ये आपको मदद देते हैं। फोर्थ रेवोल्यूशन आया आपके जब साइबर फिजिकल सिस्टम्स और इंटरनेट की इंडक्शन हुई सन 2000 में। ठीक है, द मिलेनियम ऑफ सेकंड मिलेनियम के बाद। इसके बाद इतनी फास्ट और रैपिड रेवोल्यूशन आया है कि आप देख सकते हैं कि 20 साल के अंदर पांचवा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया, कि ह्यूमन साइबर फिजिकल सिस्टम्स भी आ गए। और इट हैज बीन एस्टिमेटेड कि 2030 तक जाते जाते दुनिया में शदीद ह्यूमन रिसोर्स की किल्लत आने वाली है। वजह यह है कि चीज़ें इतनी ऑटोमेटेड हो जाएंगी कि लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे मुल्क में तो आज भी लेबर सस्ती है, द बेसिक लेबर वेजेस इज 25,000, फिर भी कुछ कंपनीज एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं, 22,000 21,000 रुपये दे के काम चला रही होती हैं लोगों के साथ। तो हमारे यहाँ लेबर सस्ती है बिकॉज की पॉपुलेशन ज़्यादा है। यूटिलिटीज़ अगरचे अब महंगी हो गई हैं, लेकिन एक दौर में यूटिलिटीज़ भी कम थी, लैंड सस्ती थी, अब तो लैंड भी महंगी हो गई है। तो हम भी उस डगर पे जा रहे हैं, जब एक दौर आएगा कि आप किसी को अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन कि आज के दौर में घर में मासी रखना, सर्वेंट रखना खासा मुश्किल काम हो गया। तो पांचवा रेवोल्यूशन से 20 साल के अंदर आ गया, और आइंदा 8 से 10 साल के लिए ये इकोनॉमिस्ट और जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि शदीद अनएम्प्लॉयमेंट का फेस करना पड़ेगा दुनिया को। रीजन बीइंग के हर चीज़ ऑटोमेटेड हो जाएगी, लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, और शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस है। मेरा अपना आंखों देखने का एक्सपीरियंस है कि एक एक्सपर्ट पाकिस्तान आया था, रशियन का। तो वो मुझसे कहने लगे कि मुझे अच्छा सा कोई लंच करा दो। मैंने कहा चलो ओशन मॉल चलते हैं। तो ओशन मॉल गए तो वो मुझे देख के हंसने लगा। मैंने कहा भाई व्हाट्स द मैटर ऑफ लाफिंग? कहला आई एम सरप्राइज देयर इज अ लिफ्ट ऑपरेटर इन द लिफ्ट। मैंने कहा दिस इज पाकिस्तान, वी आर गिविंग यू द प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उसके लिए नई बात थी। मैंने कहा कि यार ये कैसा कंट्री है कि यहाँ लिफ्ट चलाने वाला भी आपके लिए मौजूद है, यहाँ दरवाजे पे एक आदमी आपको वेलकम करने के लिए भी खड़ा हुआ है। मैंने कहा तुम्हें इज्जत राज नहीं है, तुम्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे हुआ कि 1890s के अंदर ही होता था वेलफेयर ऑफिसर कॉर्पोरेट के अंदर। वेलफेयर ऑफिसर्स का काम होता था कि एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए काम करना, नथिंग एल्स। उनकी कोई ज़्यादा स्पैन ऑफ जॉब नहीं होती थी, ऑर्गेनाइजेशन स्कोप नहीं होता था उनका। फिर आए लेबर मैनेजर्स। लेबर मैनेजर्स आए, आप देखते होंगे कि अक्सर अभी भी कुछ जो ह्यूमन रिसोर्स की जॉब्स आती हैं तो उसमें मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी मांगा जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक होता है इंटरनेशनल रिलेशन, एक होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है कि वो इंडस्ट्रियल लॉज, लेबर लॉज से उस शख्स को अवेयरनेस हो, ऐसा बनना कि अगर कोई लेबर कोर्ट कचहरी का मसला आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना। फिर आया पर्सनल मैनेजमेंट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि डेथ ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज द बर्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर फिर कुछ चीजें इंप्रूव हुई, लोगों की मोटिवेशन से रिलेटेड चीजें आ गई, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से आ गई, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बेहतर करने की चीजें आ गई, ऑर्गेनोग्राम्स आ गए, हायरार्कीज आ गई, चेन ऑफ कमांड आ गई, स्पैन ऑफ कंट्रोल आ गया। ठीक है, इसी तरह कम्युनिकेशन मोड्स आ गए।
लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया तो क्या हुआ कि बेसिकली इन्होंने ज्यादा सोफेस्टिकेटेडली इस पे काम करना शुरू करा। बाकायदा एक इदारा बनाया गया जिसका काम था कि लोगों को मैनेज करना है, उनका गवर्नेंस भी कंट्रोल करना है, साथ साथ उनको इस तरह लेके चलना है कि वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी में अपना रोल प्ले करें। लेकिन जब ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर्स आए तो बेसिकली इनकी जॉब ही यही थी कि इन्होंने क्या किया कि दे आर ट्राइंग to synchronize the objectives of any employee with the goals of the organization. Organization का जो गोल है उससे आप इंटरलिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक टास्क दिया कि आप इस प्रोडक्ट पर रिसर्च करें और अगर आप इस प्रोडक्ट को बनाते हैं विद इन अ ईयर, आपके पास R&D के रिसोर्सेज हैं, आप रिसर्च करते हैं, तो हम आपको ये कंपनसेशन बेनिफिट देंगे, प्रमोशन देंगे, वट एवर जो भी है, एक फाइनेंशियल डील हो गई एक R&D डिपार्टमेंट के हेड के साथ। अब बेसिकली उसने जिस पेटेंट पे काम किया, जिस टेक्नोलॉजी पे काम किया, अगरचे उसने कंपनी के ही रिसोर्सेज यूज करे मगर ब्रेन तो अपना यूज किया ना। उसने कंपनी को अगर मिलियंस का या बिलियंस का फायदा पहुंचाया है तो समहाउ उसने भी अपना बेनिफिट ले लिया। तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट और आपका ये बिजनेस पार्टनर्स क्या करते हैं, दे आर द ब्रिज बिटवीन द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। What does a HR business partner do? HR business partner do क्या करता है, क्या करते हैं ये काम, इनका क्या काम होता है? They work with teams manager and cap stakeholders. Stakeholders teams को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है, to help build organization people capability, उनकी capability को, and shape and implement effective people strategies. और क्या करते हैं कि ऐसी effective strategies को shape करते हैं और implement करते हैं and activities within the organization जो कि organization के goals के साथ synchronize हो जाए। बेसिकली इनका काम ये होता है। आजकल आप देखें जितनी भी कंपनीज होंगी उसके अंदर आप ये देखेंगे कि HR ऑपरेशन पार्टनर मिलेगा या ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। कैपिटल का वर्ड आया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ह्यूमंस आर नॉट एसेट्स, ये एक मिसकॉन्सेप्ट है अक्सर लोगों का कि लोग कहते हैं कि ह्यूमन इज एन एसेट। ह्यूमन इज नॉट एन एसेट। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर ह्यूमन जो है वो कैपिटल के सेक्शन में जाता है। कैपिटल मैनेजमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो ह्यूमन बेसिकली क्या है, जो लेबर है आपकी वो कैपिटल का पार्ट है इंस्टेड ऑफ एसेट के। ह्यूमन रिसोर्स की फिलॉसफी क्या है? किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी थोड़ी हिस्ट्री और फिलॉसफी को समझना जरूरी होता है, साइकोलॉजी को भी समझना जरूरी होता है। फिलॉसफी अगर आपको समझ आ गई तो एटलीस्ट आपको उस सब्जेक्ट का एसेंस समझ आ जाता है कि उस सब्जेक्ट का थीम क्या है, उस सब्जेक्ट का एसेंस क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, वो लोगों से क्या चाहता है, आपको क्या देना चाहता है। तो ये फिलॉसफी समझना जरूरी होती है। हमने हिस्ट्री पे थोड़ी सी बात कर ली, बहुत कंसाइज हमने हिस्ट्री की है, बट ये कि हम थोड़ी सी फिलॉसफी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट जर्नल ये एक जर्नल है जिसकी पब्लिकेशन के मुताबिक जो HR फिलॉसफी रिवॉल्व्स अराउंड द मैनेजमेंट बिलीव्स एंड अजम्पशन अबाउट द पीपल, देयर नेचर, नीड्स, वैल्यू एंड देयर अप्रोच टू वर्क। HR की जो फिलॉसफी है वो इन चीजों के गिर्द घूमती है। उसमें क्या क्या चीजें हैं? नेचर ऑफ नीड्स, वैल्यूज एंड अप्रोच टू वर्क। अप्रोच टू वर्क आपने डिफरेंट टाइप्स की मैनेजमेंट में पढ़ी होंगी कि एक्स एम्प्लॉयज होते हैं, वाई एम्प्लॉयज होते हैं, जी एम्प्लॉयज होते हैं। एक्स एम्प्लॉयज वो होते हैं जो कि लेजी होते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उनको काम कराने के लिए डंडा चाहिए होता है, यानी कि समवन उसको जब तक उसके पीछे लगा नहीं जाएगा ऐसा शख्स काम नहीं करता। वाई एम्प्लॉयज जो होते हैं वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि आपने उनको टास्क दे दिया एंड यू डोंट नीड टू बॉदर देम, आपको उनके पीछे लेकर डंडा भागने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद करते हैं। बट एक क्लास होती है जी एम्प्लॉयज की जो कि मिक्सचर होते हैं, जो कभी काम में डंडी भी मारते हैं और कभी काम अपना सक्सेसफुली करते हैं। तो ये यकीनन आप मैनेजमेंट में पढ़कर आ चुके होंगे। थ्योरेटिकल डेवलपमेंट HR कैसे हुई? रॉबर्ट ओवेन एंड चार्ल्स बैगेज, ये दो लोग थे 17th सेंचुरी के अंदर, और ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो इन्होंने ये बात कंक्लूड कर ली थी उस वक्त, इन्होंने ये बात प्रोटेक्ट कर ली थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं दर हकीकत बड़े क्रूर हैं। आप अगर आज भी पास्ट हिस्ट्री की कुछ पिक्चर्स वगैरह इंडस्ट्री की देखेंगे गूगल के ऊपर, तो उसमें आपको नजर आएगा कि बाकायदा इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को मारने पीटने के लिए सामान रखे जाते थे, कमरे होते थे, टॉर्चर सेल्स होते थे। ये बात आज आपको बड़ी अनोखी लग रही होगी, बट दैट्स द सैड रियलिटी।
कि एक दौर के अंदर लोगों को फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बाकायदा कमरों में टॉर्चर सेल्स के अंदर मारा पीटा जाता था। फिर यही चीज फोर्स लेबर की शक्ल ले गई कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। इसी फोर्स लेबर के अगेंस्ट और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट पे लॉ बनाए गए। अच्छा जी, ह्यूमन रिसोर्स के तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेडिशनल एचआर होता है, प्रोग्रेसिव एचआर होता है, एजाइल एचआर होता है। ट्रेडिशनल एचआर क्या है? वही अपना उनका वही लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज, एडहॉक बेसिस पे काम करना, हेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन, कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है, रिजिड हिरार्की होती है कि जी ठीक है जी हिरार्की चेंज नहीं हो सकती, किसी किस्म का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, वट एवर दीज थिंग्स आर। ये चीजें आपके ट्रेडिशनल एचआर में होती है। प्रोग्रेसिव एचआर क्या होता है? प्रोग्रेसिव एचआर बेसिकली क्या है कि जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड सम ऑटोमेशन का कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा होता है, जो कि समझ लें कि अपने स्टेज ऑफ इम्प्रूवमेंट के अंदर होता है। ये अर्ली स्टेजेस में होता है, जो कि एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, यानी कि यहाँ तक इस लेवल के लोगों में, जो इस लेवल के प्रोग्रेसिव एचआर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज होती है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट द डिक्टेटर्स। उमन हमारे मिलिट्री एंड फोर्सेस के अंदर आज भी ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स ही होता है, क्योंकि वहां पे ऑर्डर को हमेशा यस ही करना होता है, आप नो नहीं कर सकते। ठीक, उसका एक रीजन भी है कि एक महाज पर अगर 4 फौजी खड़े हैं और सामने से 20 फौजी आ रहे हैं हमला करने के लिए, तो वहां पे अपना एनालिटिकल माइंड चलाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑर्डर को एक्सेप्ट करना होता है। तो इसीलिए आप जब मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ गवर्नमेंट इदारों में और इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, तो वहां पे आपको एचआर की पॉलिसीज डिफरेंट नजर आएंगी। डोंट कंसिडर दैट कि वो अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ चल रहे हैं। वो ट्रेडिशनल अप्रोच उनके मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो उससे बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि अगर वहां पे एम्प्लॉय मोटिवेशन का काम होना शुरू हो गया, तो मोटिवेशन के चक्कर में बॉर्डर पे जाके कोई नहीं लड़ेगा, कोई गोली नहीं खाएगा अपने सीने में। ठीक है, तो वहाँ ट्रेडिशनल एचआर ही है, वहाँ वही डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है। तो ये प्रोग्रेसिव एचआर में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक, थोड़ी सी डेमोक्रेसी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, लोगों का कंसेंट लिया जाता है, लोगों से मशवरा किया जाता है। इवन के मेरे अपने कुछ एम्प्लॉयर्स के साथ मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि वेन एवर दे आर गोइंग टू हायर समवन ऑन माई लीडरशिप पोस्ट, यानी कि मेरी लीडरशिप के लिए किसी को हायर किया जा रहा है, तो मुझसे मशवरा किया गया। तो दैट वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी, मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था। इसलिए कि द अप्रोच इज दैट दे आर सेइंग कि डायरेक्टर्स ओनली रिक्वायर्ड अ मैन फॉर अ 10 मिनट्स, दे जस्ट वांट रिपोर्ट्स, दे जस्ट वांट द स्टेटस, दे जस्ट वांट द अपडेट्स, नथिंग एल्स। बट यू हैव टू वर्क 9 आवर्स विद दैट गाय। 9 घंटे आपने उसके साथ गुजारने। तो इट्स एन अनदर एक्सपीरियंस। एंड एजाइल एचआर क्या है? बेसिकली एजाइल एचआर क्या है? इज इजी टू अप्रोच, इलेक्ट्रॉनिक, हाईली फ्लेक्सिबल। आजकल के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ गए हैं काम करने के, स्पेशली जो पोस्ट कोविड इश्यूज आए हैं हमारे साथ, पोस्ट कोविड इशू के अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये आया है कि लोगों का काम करने का मिजाज तब्दील हो गया। घर के आगे कोई बाल्टी पानी फेंक देता तो लोग कहते हैं चलो बारिश हो गई, आज छुट्टी कर लो। ठीक है, ये मिजाज बन गया लोगों का। तो इस मिजाज से निकलना, लोगों को वापस अपने नॉर्मल मोड में लेकर आना, दिस इज एन अनदर चैलेंज। सो दे आर गोइंग टू बी अ फ्लेक्सिबल। अब कंपनीज क्या है कि जब रिक्रूटमेंट कर रही होती है, तो वो आपसे पूछती है कि आप ऑफिस बेस्ड जॉब करना चाहेंगे, या आप डिस्टिंक्ट जॉब करना चाहेंगे, वर्क फ्रॉम होम करना चाहेंगे, या हाइब्रिड मोड में करना चाहेंगे। ये अब ऑप्शन रखा जाता है, पूछा जाता है लोगों से। नॉर्मली होता यह है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ज्यादा होता है, ह्यूमन रिसोर्स का एडमिनिस्ट्रेटिवली लोगों को कंट्रोल ज्यादा किया जाता है, ट्रांजैक्शनल पोर्शन भी इसका बहुत ज्यादा होता है, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट पे काम कम, और एचआर स्ट्रेटजीज के ऊपर तो काम बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। क्योंकि एचआर स्ट्रेटजी यही होती है, कट द कॉस्ट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आई रिपीट, कट द कॉस्ट एट एनी कॉस्ट। ये एक फिलोसफी है नॉर्मली हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, कि एट एनी कॉस्ट आपने कॉस्ट को कट करना है, कट डाउन करना है। दे डोंट केयर के व्हाट एम्प्लॉयज गेटिंग, एम्प्लॉयज डिमोटिवेटिंग, आप एम्प्लॉय का कोई एम्प्लॉय को डिमोटिवेट कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस में इश्यूज आ सकते हैं, वो कंपनी को कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, कंपनी का कोई सीक्रेट लीक कर सकता है, दे डोंट केयर। बट द लेटेस्ट अप्रोच इज के always try to make your employees happy. Whenever the employee is happy, they will give the maximum productivity. वो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देंगे, और ऑब्वियसली बात है कि दे आर मोर लॉयल विद द ऑर्गेनाइजेशन। आजकल वो अप्रोच खत्म हो चुकी है कि पुराने जमानों में जो कहा जाता था कि पत्थर एक जगह पड़े पड़े भारी हो जाता है, ऐसा नहीं है।
आजकल इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि बहता पानी पाक रहता है, रुका हुआ पानी बदबूदार हो जाता है, नापाक हो जाता है। ठीक है, तो फिका के अंदर शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि पानी की 7 अक़साम है, तो उसमें एक ठहरा हुआ पानी भी गलीज में आ जाता है, गलाजत में होता है, उसमें बदबू पैदा हो जाती है, तो ना आप उससे गुस्ल कर सकते हैं ना वजू कर सकते हैं। तो आप स्ट्रेटेजिक के अंदर देख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स कम है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल्स ऑब्वियसली बात है कि ट्रांजैक्शंस होंगी, लोगों के पेरोल्स हैं, लोगों का कंपनसेशन एंड बेनिफिट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स है, एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं, व्हाटएवर दीज थिंग्स आर ट्रांजैक्शन। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में काम यहाँ बहुत ज्यादा है। नोबडी इज परफेक्ट, बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू मेक देम परफेक्ट। ये इनका काम है। हर इंसान में कोई ना कोई फ्लॉ होता है, किसी का कम्युनिकेशन फ्लॉ है, ठीक है, कोई वोकल नहीं है, बोल नहीं सकता, काम बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन देने खड़ा कर दिया जाए तो टांगे कांप जाती हैं, कहाँ पे नहीं टांगे, टांगे कांप जाती हैं। तो दिस इज द फैक्ट। तो कंपनीज क्या करती हैं कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट करती हैं, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंस करती हैं, खर्चा करती हैं उनके ऊपर, उनको इन हाउस ट्रेनिंग्स, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स उनको करवाती हैं या आउटडोर ट्रेनिंग्स करवाती है। इवन कुछ कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को आउट ऑफ द कंट्री भी भेजती है, ताकि वो उनके लिए एक मोटिवेशन होता है कि अगर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है तो कहते हैं ठीक है आप 15 दिन के लिए जाएं मलेशिया भी घूम लें, 15 दिन आप 1 हफ्ता एंजॉय करें, 1 हफ्ता ट्रेनिंग करें। तो दैट इज अनदर मोटिवेशनल फैक्टर फॉर द एम्प्लॉयज। अब बात आती है वैल्यूज के ऊपर, जो आके आपके स्लाइड नंबर 14 है। आइडेंटिफाइंग एंड रिटेनिंग द गुड टैलेंट, दिस इज द चैलेंज। यहां से हमारे चैलेंजेस शुरू हुए। This is the main thing. How would you identify the talent? Who is the talented and who is not talented? If someone is not talented, that's mean there is a lack of recruitment criteria. अगर कोई बंदा talented नहीं है as per the requirement of job, तो इसका मकसद है कि आपका recruitment criteria के अंदर कहीं ना कोई gap आ रहा है। Is that clear? कि अगर गलत आदमी किसी गलत जगह पे गलत काम के लिए सिलेक्ट हो गया है, so who will be the responsible? either human resource or either the hiring manager, जो उसका डायरेक्ट लाइन मैनेजर है, जिसकी रिकमेंडेशन पे वो आया है। ठीक है, तो दैट्स मीन देयर इज अ गैप। सो द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे किसकी क्या स्किल्स हैं, एंड रिटेनिंग गुड टैलेंट्स। अगर आपके पास कोई गुड टैलेंट है तो आप उसको रिटेन करें, उसे जाने ना दें। आजकल ट्रेंड थोड़ा तब्दील हो गया। द लेटेस्ट ट्रेंड इज कि ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर द एम्प्लॉयज दैट आर वर्किंग 2 to 3 years in a single organization and they are willing to switch। वो दौर खत्म हो गए कि एक जगह पड़े रहो और जिंदगी गुजार दो, होता था ना, बाबे होते थे पुराने जमाने के कि जी वो तो जी हम बड़े अपने मुखलिस से अपने साहब के साथ, और साहब के साथ ही रिटायर हो जाए। ठीक है, साहब नहीं है तो बस साहब के साथ काम नहीं करना, किसी के साथ नहीं। तो वो आजकल अप्रोच खत्म हो चुकी है, क्योंकि जितने आप डाइवर्सिफाई होंगे, जितनी आपने दुनिया घूमी होगी, जितने घट घट का पानी पिया होगा, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। आप एक इंडस्ट्री में करते हैं वहां के अलग डायनामिक्स होते हैं, दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं वहां के अलग डायनामिक्स होते हैं। integrity, sorry, goal settings. The second thing is goal settings. कंपनी के गोल सेटिंग्स कैसे की जाए, एम्प्लॉयज के गोल सेटिंग्स कैसे की जाए। एक एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसका गोल क्या होता है? whether he or she want money, whether he or she want promotion, whether he or she want an association, उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टूडेंट की मिसाल ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है, किसी मिडिल ग्रेड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और वो चला जाता है लम्स, उसका लम्स में एडमिशन हो जाता है। दर हकीकत जो नाम की एसोसिएशन उसके साथ जुड़ गई है, वो क्या है? वो उसकी क्रेडिबिलिटी के अंदर क्या है? 2 fold 3 fold 4 fold वट जो भी है, उसकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज कर देगी, उसकी वर्थ को मार्केट में बढ़ा देगी। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है कि एम्प्लॉय का जो भी गोल है उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। इंटीग्रिटी, एम्प्लॉय की इंटीग्रिटी क्या है? डाइवर्सिटी। आप एक फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको डाइवर्सिफाई करना है, किसी दूसरी तरफ ले जाना है, डाइवर्सिफिकेशन। नॉर्मली होता ये है कि आप एक काम करते करते थक भी जाते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते बोर भी हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाते हैं, लोगों को नींद भी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दर हकीकत ये वजह यही है कि या तो लैक ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है,
या चीज़ें रिपीटेटिव इतनी हो जाती है, या आप एक चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं और वो चीज़ आपके सामने रिपीटेटिव आ रही होती है, तो क्या होता है कि इंसान एक वक्त आता है कि उगता आ जाता है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन में होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ जॉब ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दे शुड नो हु इज द पर्सन केपेबल फॉर द डाइवर्सिटी। लोगों को डाइवर्सिफाई किया जाता है। लाइक होता ही है कि 2 साल आपको एक डोमेन में रखा गया, डोमेन आपका तब्दील किया गया। डोमेन तब्दील करने से क्या होता है कि आपके लिए एक न्यू लर्निंग स्किल्स होते हैं। दूसरी बात यह कि जब आप एक चैलेंजिंग टास्क में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अपने आप को ग्रूम करने की सलाहियत है वो मेंटेन रहती है। अदरवाइज क्या होता है कि एम्प्लॉयज की और इंसान की एक ह्यूमन नेचर है, दैट इज कॉल्ड द स्टेटस को। स्टेटस को क्या होती है कि इंसान अपनी जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। वो कहता है मैं जिस कंफर्ट जोन में हूँ वहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे छेड़ो नहीं। नॉर्मली होता है ना, छुट्टी होती है घर से नहीं निकलता, हम कहते हैं यार क्या जरूरत है बाहर जाने की, घर में बैठ। ये कंफर्ट जोन है, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी घर के करीब हो, ऑफिस हमारे घर के करीब हो। हमें क्या जरूरत है कि 2 घंटे का ट्रैवल करके बस में लटकते जाए। जॉब ढूंढते हैं ऐसी कि 15 मिनट के रास्ते में घर से निकले ऑफिस पहुंच जाए। दीज आर कंफर्ट जोन्स। अगर आप खुद को चैलेंज नहीं करेंगे तो आप यू कैन नॉट सर्वाइव। रिस्पेक्ट और एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली छोटा है बड़ा है सबकी एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। इंटेग्रिटी जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी क्या है? बेसिकली ट्रांसपेरेंसी है कि सीक्रेसी ना हो। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये फ्लॉज होते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज को सीक्रेट रखते हैं। हायर मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी पूछे, लोअर मैनेजमेंट की पॉलिसी पूछे, और वो लोअर मैनेजमेंट को हायर मैनेजमेंट की पॉलिसीज के बारे में, कंपनी में क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, इन चीजों के बारे में नहीं पता होता। टीम वर्क, टीम वर्क में बेसिकली क्या है कि लोगों के टास्क ग्रुप्स बनाए जाते हैं। कभी आप लोग अगर जापानीज मैथोडोलॉजी के कुछ कोर्सेज वगैरह करेंगे तो वहां पे आपको हमेशा टीम वर्क ही मिलेगा। मेरा इत्तेफाक एक जापानीज कंपनी में रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मैं एक जापानीज कंपनी से एसोसिएट रहा हूँ। तो उन जापानीज का कहना था कि पाकिस्तानी आर वेरी ब्रिलियंट, दे आर ब्रेव, they are intelligent, they are hard workers, but the problem is they are poor team workers. And the success of Japanese is they are the team workers. वो हमेशा टीम वर्क्स में काम करते हैं। क्वालिटी सर्कल, सिक्स सिग्मा, काइजन, जुडोका, कोकायो, जितनी भी इनकी मेथोडोलॉजीज आप देखें उसमें आपको टास्क ग्रुप मिलेंगे, टीम्स मिलेंगी। 4 to 7 पीपल्स की एक टीम होती है, टास्क ग्रुप होता है, उस टीम को दिया जाता है, वो टास्क कंप्लीट किया, टीम को डिसबैंड किया, नया टास्क बनाया। ठीक है। उनकी कामयाबी इसी तरह है कि वो क्रॉस फंक्शनल काम करते हैं। जब क्रॉस फंक्शनल काम करते हैं तो उनकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है लोगों की। कांस्टेंट ब्रिज, ये कांस्टेंट ब्रिज बेसिकली कौन होता है? ये कांस्टेंट ब्रिज बेसिकली वो है जो कि ह्यूमन रिसोर्स पार्टनर है। इस कांस्टेंट ब्रिज का काम यह है कि ये मैनेजमेंट और हायर मैनेजमेंट के बीच में एक ब्रिज होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। नॉर्मली होता यह कि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच करने से कतराता है, डरता है, और हायर मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी लोअर मैनेजमेंट के किसी झमेले में पड़े। दे डोंट हैव मच टाइम एंड दे डोंट वांट। तो इस चीज को जो ब्रिज करता है, कम्युनिकेट करता है, वो कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स पार्टनर एंड फेयरनेस सबके साथ। कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स में होती हैं, एचआर जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। स्लाइड नंबर 15 है, एन आउटडेटेड एम्प्लॉय हैंडबुक। जो भी एम्प्लॉय की हैंडबुक है वो आउटडेटेड है। जो एम्प्लॉय को पॉलिसीज बताई जा रही हैं, जो एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं वो अपडेट नहीं है, अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फेलिंग टू डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस इश्यूज, अगर किसी एम्प्लॉय के कोई परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स उसको फिल नहीं कर पाते, उसको ऑन रिकॉर्ड नहीं कर पाते। किसी एम्प्लॉय ने कोई करप्शन करी है, किसी एम्प्लॉय ने कोई मिसबिहेवियर किया है, किसी एम्प्लॉय के साथ किसी ने किसी को एक्सप्लॉइट किया है, हरासमेंट का केस है, आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, विच मीन्स यू डोंट हैव द प्रीवियस हिस्ट्री। इसी तरह आप देखें ना कि लॉ का भी एक पूरा हिस्ट्री होती है कि किसी के आदमी के ऊपर अगर कोई केस होता है तो उसकी पहले हिस्ट्री देखी जाती है। अभी इमरान खान पे जो हमला हुआ था, फौरन पता लग गया कि ये ऑलरेडी आदमी जेल काट के आ चुका है, क्रिमिनल हिस्ट्री थी उसकी। तो अगर आपकी ये ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज हैं, पूरे नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप किसी को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट एम्प्लॉय फाइल्स, आपका एक एम्प्लॉय है, उसने ग्रेजुएशन कर ली, आपका रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं है, वो रिकॉर्ड में इंटर आ रहा है। जब एट द टाइम ऑफ प्रमोशन अप्रेजल्स की बात आई तो आपने उसको कंसिडर ही नहीं किया। आपने मास्टर्स कर लिया, आपने अपनी डिग्री जाके एचआर में जमा करवा दी, अटेस्ट करवा के कि जनाब मैं मास्टर्स क्वालिफाई हो गया, इस उम्मीद के साथ कि इस साल आपका इंक्रीमेंट अच्छा लगेगा, प्रमोशन हो जाएगी, अल्लाह करे लगे। तो मगर द पर्सन इज इन एचआर इज इनकेपेबल, उसने आपका रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके ग्रेडिंग स्कोर तो नीचे आने ही है।
जिन लोगों ने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की होंगी उनको पता होगा कि किस तरह ग्रेडिंग्स होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स में भी होता है। हेस्टी हायरिंग्स, जल्दी में हुजत में किसी को हायर कर लेना, इनएक्यूरेट जॉब डिस्क्रिप्शन, गलत आदमी को गलत जॉब के लिए हायर कर दिया, दिस इज द गैप। डिसरिगार्ड फॉर ट्रेनिंग, ये एक बहुत बड़ा मसला है। 99% पाकिस्तानी कंपनीज के अंदर ये डिसरिगार्ड ऑफ ट्रेनिंग का इशू आता है। कंपनीज क्या कहती है यार प्लीज डोंट इन्वेस्ट ऑन एम्प्लॉयज, दे शुड डू देयर एट देयर ओन, ये खुद करके हैं, हमें जरूरत नहीं सिखाने की। बट दिस इज द फैक्ट कि अगर आप इस पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो उसका पे बैक आपके लिए ज्यादा है। एम्प्लॉय कंप्लाइंस इग्नोरेंस, अगर एम्प्लॉय का कंप्लाइंस का इशू आ रहा है उस इग्नोरेंस, मैं एक जगह एक इंटरव्यू में बैठा था, उन्होंने मुझे सिनेरियो दिया, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, अच्छी वेल नोन कंपनी है, सभी जानते हैं ऑलमोस्ट जितने यहाँ बैठे हैं। तो आखिर में उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, कहने लगे कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर पार्सल जा रहा है और उस पार्सल में 10 यूनिट्स हैं, हमारे एक लाइन पैकर ने 1 यूनिट चोरी कर लिया, तो आप बताएं क्या आप उस बंदे को फायर करेंगे? अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं मुझे, क्या आप उस बंदे को फायर करेंगे? मैंने कहा नहीं मैं फायर नहीं करूंगा। तो जो 2 हज़रात बैठे मेरा इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा अगर तुम अभी कह रहे थे हाँ तो हम बोलते अल्लाह हाफिज, क्योंकि तुमसे पहले हम 2 को रिजेक्ट कर चुके हैं इस बार। क्योंकि मेरी छठी हिस्स ने काम किया कि ये ऑप्शन मुझे दे रहे हैं, दैट्स मीन दे आर ट्राइंग कि मैं उन्हीं का जवाब उनको वापस दूं। मुझे फौरन क्लिक हो गई वो चीज। इशू क्या है? कंप्लायंस इग्नोरेंस का। एक बंदे ने इशू किया, प्रॉब्लम की, चोरी करी, मगर आपने उसकी चोरी का अकाउंटेबल नहीं किया। अकाउंटेबल ना करने का मकसद है कि आपने दूसरों के लिए रास्ता खोल दिया। दूसरों के लिए क्या किया? रास्ता खोल दिया। फायरिंग समवन इज नॉट द सोल्यूशन। आप किसी को फायर करते हैं, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। बहरहाल उन्होंने मुझसे सवाल किया कि व्हाट विल बी योर पॉलिसी, कि अगर आप किसी को फायर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा देयर आर सेवरल ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि आप उसको पनिशमेंट दें, एक ऑप्शन ये है कि आप उसको सस्पेंड कर दें, एक ऑप्शन ये है कि आप उसे कोई डर्टी काम में लगा दें, उसको ह्यूमिलेट करें, फायर ना करें। बट अगर रिपीटेटिव प्रॉब्लम आ रही है एक बंदे की तो ऑब्वियसली देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू फायर। एंड द मोस्ट critical thing is that if someone is stealing something on the floor, that's mean there is a gap in your system। वहां उनको शॉक लगा, वहां उन लोगों को शॉक लगा। उन्होंने कहा ये आपने काम की बात की कि आपके सिस्टम का गैप है कि अगर एक बंदा आपके फ्लोर पे खड़ा होकर चोरी करे। तो मैंने वहां एक जुमला बोला था, मैंने उनको कहा था कि सांप मारना मसले का हल नहीं होता, सांप का बिल बंद कर देना मसले का हल होता है। क्योंकि अगर आप सांप मारते रहोगे तो वो बिल से दोबारा आ जाएगा, दूसरा सांप भी आ जाएगा, आप बिल बंद कर दो। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी स्किल्स, आप किसी को अकाउंटेबल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ कंप्लाइंस इग्नोरेंस है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। अनअवेयरनेस ऑफ एम्प्लॉय लॉज एंड रेगुलेशन। एम्प्लॉयज लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर क्या है कि जी आपका मिनिमम वेजेस क्या चल रहे हैं, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स क्या है, लेबर यूनियंस के रूल्स क्या है, फोर्स लेबर क्या है, चाइल्ड लेबर क्या है, सीएसआर क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेबर यूनियंस वगैरह से मुतालिक चीज हम पहले थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। सीएसआर बेसिकली क्या है, ये शायद आपने आई गेस पढ़ा हो। कंपनीज जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं सोशली। लाइक आप एरियल वगैरह का ऐड देखते होंगे कि आप एरियल का एम्प्टी बैग रिटर्न करें और आपको जो है वो बच्चों की एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, इस तरह के एड्स होते हैं, सीएसआर प्रोजेक्ट्स होते हैं। दर हकीकत कंपनीज क्या है कि ये भी एक लॉ का पार्ट है। बड़ी कंपनीज को जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो स्ट्रिक्ट करती है कि अगर आपका बिजनेस टेन्योर इस रेवेन्यू से ज्यादा है देन यू हैव टू इन्वेस्ट सम पोर्शन ऑफ योर मनी इन योर सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट। तो कंपनीज को ये बाय लॉ करना पड़ता है। रियलिटी क्या है जनाब? रियलिटी ये है कि एक दफा का वाकया बड़ा मशहूर, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने चीफ एचआर ऑफिसर से कहा व्हाट इफ यू ट्रेन पीपल एंड दे लीव, कि अगर आप लोगों को ट्रेन करें और लोग छोड़ के चले जाएं तो। मकसद उसका वही था क्या जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है कि डिसरिगार्ड फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का डिसरिगार्ड करना। तो उसने बड़ा एक अप्रोप्रिएट जवाब दिया, अ वेरी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम सीएचआर। उसने क्या कहा, व्हाट इफ वी डोंट ट्रेन देम एंड दे स्टे, कि हम उन्हें ट्रेन भी ना करें, वो जैसे काम करते वैसे ही करते ना, तो क्या होगा? इसका क्या मकसद है कि उस आदमी की नजर किस चीज पे थी? कॉस्ट पर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसने अपनी फाइनेंस की मेंटालिटी से सोचा, मगर ह्यूमन रिसोर्स वाले ने अपने एसेट मैनेजमेंट और अपनी कैपिटल मैनेजमेंट के लिहाज से सोचा। उसने कहा कि मैं जितनी
वेजेस एक एम्प्लॉय को पे कर रहा हूँ, वो अपने लैक ऑफ स्किल्स की वजह से प्रोडक्टिविटी कम दे रहा है। अगर मैं इसको स्किल्ड कर दूंगा, इसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर काम करूंगा, तो यही मेरी कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। इसके बाद खैर इस पिक्चर में मैं डिटेल डिस्कशन करना चाह रहा था, लेकिन ये टाइम काफी निकल गया। हम स्लाइड नंबर 19 पे आ जाते हैं। करंट ह्यूमन रिसोर्सेज चैलेंजेस जो आजकल आ रहे हैं। ठीक है, करंट इन्फ्लेशन जो ह्यूमन रिसोर्सेज को करंटली जो आजकल चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, स्लाइड नंबर 19 के ऊपर, वो है सबसे पहली चीज जो है वो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है, जो कि स्पेशली पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन आई है। और उस हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से ये हुआ है कि इस वक्त हर आदमी परेशान है। अशिया, फुटनोश, यूटिलिटी, फ्यूल। अव्वल तो खैर फ्यूल एक ऐसी चीज़ है कि फ्यूल महंगा होगा तो दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि फ्यूल के पीछे कार्टल्स बैठे हैं। इकोनॉमिक का पूरा कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने फ्यूल की मद में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैप्चर किया हुआ है। कैपिटलिस्ट हैं बेसिकली, जो कि कार्टल्स बन चुके हैं। दुनिया में बड़े बड़े इकोनॉमिक निज़ाम आए, फ्लॉप हो गए। कैपिटलिज्म भी बस अपनी मौत मरने की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको मरने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम भी ये कहते कहते चले गए कि सूद इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, ऑनलाइन नमल बैयो मिस्लु रिबा उहिल्लुल्लाहु बैयो व हर्रम रिबा। ये अहले यहूद कहते थे कि सूद और रिबा, सॉरी, बै और रिबा हम में से मिलते जुलते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, हमने तुम पे सूद हराम किया और बै को, तिजारत को हलाल किया। एक नैरो डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, हर कोई इस चीज से इस वक्त परेशान है। अट्रैक्टिंग टैलेंट्स, नए टैलेंट्स को कैसे अट्रैक्ट करें? कौन सी ऐसी टैक्टिक्स हैं जो कि नए टैलेंट्स को लाने में मदद देगी? एक जमाने में एग्जैक्ट का बड़ा नाम था, आप लोग जानते होंगे। एग्जैक्ट की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी ये थी कि अपने एम्प्लॉयज को इतना नवाजो, इतना नवाजो, इतना नवाजो कि वो कहीं ना जाए। लोगों को वहाँ पॉइंट्स मिलते थे, उस पॉइंट्स के ऊपर उनका कैफेटेरिया था, बार बार था, स्विमिंग पूल्स था, इवन के वहाँ बीच लग्जरी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, दुनिया जान के उनको याशी दी गई। दर हकीकत वो क्या था कि वो फ्रेश टैलेंट्स उठा रहे थे यूनिवर्सिटीज से, और उनको इतना ज्यादा चार्म दे के उस चार्म का आदी बना रहे थे कि दे आर अनएबल टू वर्क एनीवेयर। मैंने अक्सर एग्जैक्ट के एक्स लोगों को देखा है कि वो फिर इंडस्ट्री में कहीं और नहीं चल पाते। वो कहते हैं यार यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ तो वो नहीं है, वो नहीं है। तो अट्रैक्टिंग टैलेंट भी एक सर्टेन लिमिट तक अच्छी चीज है। उससे ज्यादा आप एक्सीड कर जाएंगे तो वो फिर एम्प्लॉय आप ही के लिए बाद में मासूम बन जाता है, क्योंकि उसने फिर ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी नहीं है, आप उसको फायर कर नहीं सकते। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं छोड़ेगा कि उसको वो कंपनसेशन बेनिफिट कहीं और मिलेंगे नहीं। जापान के अंदर भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ की एवरेज एज जो है वो 86 ईयर्स है। पाकिस्तान में तो 54 साल में ही बंदा निकल जाता है एवरेज, वहाँ 86 साल है ओकिनावा की, 86 ईयर्स। तो उस 86 ईयर्स की वजह से जो एक सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को आ रहा है, वो ये आ रहा है कि यंग जनरेशन के लिए जॉब्स निकलती ही नहीं है, पुराने बुढ़े बाबे जाते हैं। 70-75 ईयर्स तक लोग काम कर रहे हैं और 80 ईयर्स तक लोग कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं। तो जब 80 साल का आदमी लो वेजेस पे 80 ईयर्स में काम कर रहा है, तो उनको क्या जरूरत है कि 20 साल के यंग को हायर करें? वो एक्सपीरियंस भी है, यंग आएगा 10 गलतियां करेगा, उस पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का खर्चा भी करना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी सीरियस इकोनॉमिक एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स इशू इन जापान राइट नाउ। तो अल्लाह का एक निज़ाम है, वो निज़ाम ऐसा है कि इंसान वक्त पे पैदा होता है, वक्त पे मरता है, उसका वक्त पे मरना भी जरूरी है, वरना वो एक मुल्क के लिए, एक रियासत के लिए बवाल है। हर चीज में अल्लाह की हिकमत है। एम्प्लॉय हेल्थ एंड वेलबींग, एम्प्लॉय की हेल्थ को कैसे मैनेज करना, ये बहुत बड़ा इशू आज के दौर में। अक्सर कॉर्पोरेट वाले लोगों को 35 साल की एज में डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर की मरीज हो जाती है। वजह क्या है? डिप्रेशन ले लेके स्क्रीन के सामने बैठे बैठे चलने फिरने की आदत खत्म हो जाती है, लिफ्ट से चढ़ के दूसरी मंजिल पे फ्लोर है, लिफ्ट से ही चढ़ के आना, एसी में बैठे पसीना निकल नहीं रहा जिस्म से। टैलेंट रिटेंशन, कोई टैलेंट है लेफ्ट कर रहा है, उसको रिटेन कैसे करना है? हाउ वुड यू रिटेन इट? उसको क्या कंपनसेट करना है, उसको क्या बेनिफिट्स देने उसको रिटेंशन करने के लिए? ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस इतनी ज्यादा सैचुरेट हो गई हैं, बंदा एक जगह से निकलकर दूसरी जगह चला जाता है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आप में से किसी की जॉब अगर आज जाती है तो यू हैव सेवरल अपॉर्चुनिटीज, टेक एंड चूज वाला ऑप्शन है। एग्लोमेरेशन एंड एग्लोमेरेशन, ये एक डिटेल टॉपिक है, मैं इसको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। एल्फ्रेड वीबर नाम का एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, एल्फ्रेड वीबर नाम का एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, जिसने 1909 में ये थ्योरी दी थी, एग्लोमेरेशन एंड एग्लोमेरेशन थ्योरी। ये इस थ्योरी का बेसिक थीम ये था कि
चलती रहती है। इस थ्योरी का बेसिक मकसद ये था कि उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि जो इंडस्ट्रीज सैचुरेट होती हैं उनकी लेबर बहुत इजीली मिल जाती है, उनकी लेबर बहुत इजीली मिल जाती है। लाइक आपके गारमेंट्स है, टेक्सटाइल है, इसकी लेबर हर जगह अवेलेबल है। बट इसी तरह जो टेक्निकली साउंड इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी लेबर इतनी आसानी से नहीं मिलती। उनकी लेबर्स को आपको दुनिया से जगह जगह से टैलेंट को हायर करना पड़ता है, लोगों को लाना पड़ता है। एग्जैक्टली द सेम इशू, द इशू ऑफ डेग्लोमेरेशन वी आर फेसिंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन। ड्रिलिंग इंजीनियर आपको पाकिस्तान में चंद एक मिलते हैं, आपको इजिप्शियन हायर करने पड़ते हैं, आपको सऊदी हायर करने पड़ते हैं, आपको मिडिल ईस्ट से लोगों को लेना पड़ता है, ओमानी, कतरी, कुवैती लेने पड़ते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में ऑयल बहुत ज्यादा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज ज्यादातर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में ड्रिलिंग इंजीनियर्स प्रोवाइड कर रही हैं। ऑल्दो कि हमारे कराची यूनिवर्सिटी में भी एनईडी के अंदर और दाऊद के अंदर ड्रिलिंग सेक्शन है, लेकिन ये कि वहाँ का रेशो कम है जो इन यूनिवर्सिटीज से लोग आते हैं। इजिप्ट से बहुत आते हैं, मिस्र में लोग बहुत हैं। मिस्र में लेबर सस्ती है, एजुकेशन सस्ती है, इसलिए ज्यादातर मिस्री जो है वो पेट्रोलियम इंजीनियर्स होते हैं, ड्रिलिंग इंजीनियर्स होते हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हमें मजबूरन इजिप्शियंस को लेना पड़ता है। बट उस इजिप्शियन का एक ड्रॉबैक यह है कि वो सारे मिस्री, यमनी, ओमानी, सऊदी, ये सारे अरब एक जगह हो जाते हैं। ये अरब एक जगह हो जाते हैं, ये अपनी मोनोपोली कर लेते हैं। अब उस मोनोपोली को कैसे तोड़ा जाए? तो उसको मेंटेन रखने के लिए उनके एक मोनोपोली को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है कि टास्क ग्रुप बनाए जाते हैं। एक अरबी है तो उसके साथ एक ब्रिटिशर रख दिया, स्कॉटिश रख दिया, एक चाइनीज रख दिया उसके साथ, एक फार ईस्ट का, इंडोनेशिया का, मलेशिया का आदमी रख दिया कि उनकी मोनोपोली ना हो सके। दिस इज हाउ वी आर मैनेजिंग दीज थिंग्स। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया आज के दौर में। कंपनीज कहती हैं फीमेल्स को भी हायर करो, फीमेल वेयर हाउस में काम नहीं कर सकती, मगर मजबूरी है। मैंने देखा खवातीन को वेयर हाउस में काम करते हैं, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खवातीन वेयर हाउस में काम करती हैं, पाकिस्तान में नहीं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर खवातीन करती हैं वेयर हाउस में काम। क्योंकि रफ एंड टफ ड्राइवरी करना, ये सब काम करना, लोडिंग अनलोडिंग करना खवातीन का काम नहीं है। बट ड्यू टू जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि ये जो जेंडर इक्वालिटी का सबक पढ़ाया जाता है खवातीन को कि जी आप मर्दों के बराबर हैं, तो फिर आए, बराबरी है तो फिर करें बराबरी। और एक सबसे बड़ा दज्जाली फितना जो कि हमारे मुल्क में आजकल आ गया, ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से। ट्रांसजेंडर एक्ट आ गया। इस ट्रांसजेंडर एक्ट के बाद एक प्रॉब्लम यह है कि अभी तक तो मेल फीमेल का रेशो था, आगे आप समझ सकते हैं। The final purpose of HR is to regain the balance. ठीक है, the balance between the life, family, career and your work, and managing these things and connecting these things is the balance, which is a quite difficult thing. कि आप अपनी लाइफ भी बैलेंस रखें, फैमिली को भी बैलेंस करें, अपने वर्क और कैरियर को भी बैलेंस रखें, ये एक खासा मुश्किल काम है। बट इट रिक्वायर्स ऑल्सो योर हार्ड वर्क एज वेल, कि आपने कब अपनी फैमिली को टाइम देना है, आपने कब अपनी डेवलपमेंट को, अपने कैरियर को, अपने वर्क को टाइम देना है, इसमें आपने बैलेंस रखना है। और उमूमन लोग इस चीज में फेल हो जाते हैं। नोबडी केयर्स फॉर यू एक्सेप्ट यू। आपने खुद अपने बारे में सोचना है, अपनी केयर करनी है, अदरवाइज कोई आपकी केयर नहीं करेगा इतनी अच्छी जितनी कि आप अपनी खुद कर सकते हैं। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द बैलेंस इन योर लाइफ, इन योर वर्क एंड इन योर फैमिली। एक इंटरेस्टिंग थिंग मुझे नजर आई थी यहाँ पे कि कॉर्पोरेट में ऐसा भी होता है, जिसे कॉर्पोरेट स्नेक एंड लैडर आप कह सकते हैं। एक इंटर्न आता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आगे बढ़ता है, संडे को काम करने लगता है, ग्रोथ मिल जाती है, आगे चला जाता है। या वो सीईओ जो होते हैं कंपनी के, वो उसके पापा के दोस्त होते हैं, तो वो थक वेलकम टू मिडिल मैनेजमेंट, इंटर्न से एकदम ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस किस्म की चीजें भी मैनेजमेंट में चलती रहती है। फिर कॉलम नंबर 42 के अंदर जाके होता ही है कि जी एचआर को आपकी कंप्लेन आ जाती है और आप डायरेक्ट थक करके 28 पर आ जाते हैं, आपका ग्रेड नीचे चला जाता है। फिर आप जब बॉक्स नंबर 40 में जाते हैं तो होता ही है कि आप जो कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर आप भी हिस्सेदार बन जाते हैं, तो आपको और एक बूस्ट मिल जाता है, 54 पे आ जाते हैं। तो ये चलता रहता है।
इवन के जो इस किस्म की चीजें हैं, जैसे एक यहाँ पे आप 15 के अंदर देख सकते हैं, आस्क गुड क्वेश्चन इन अ टाउन हॉल। एक टाउन हॉल एक मीटिंग कहलाती है, एक कंसोलिडेट किस्म की मीटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है कि आस्क अ गुड क्वेश्चन इन अ टाउन हॉल। बट मेरे साथ वर्स्ट सिचुएशन रही है। मैंने टाउन हॉल में एक सवाल कर लिया था, बड़ा वैलिड क्वेश्चन था। उस सवाल के बाद जो मेरे साथ कुछ हुआ है ऑफ द मीटिंग, वो मैं जानता हूँ। चूंकि बात लॉजिकल थी, बट मैनेजमेंट के कुछ मिजाज के खिलाफ हो गई। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स आपने समटाइम्स मैनेजमेंट में फेस करने पड़ते हैं। फाइनली कुछ हम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दुनिया के टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, हम उनके एक दो कोर्स ले लेते हैं। कि रिचर्ड ब्रांसन, इनके बारे में आपने सुना होगा कि वर्जिन अटलांटिक के ओनर हैं, एक ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर हैं। ये कहते हैं ट्रेन पीपल वेल इनफ सो दे कैन लीव। आप लोगों को इतना ट्रेन कर दो कि लोग आपको छोड़ के जा सकें, दे आर केपेबल, कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनको अट्रैक्ट करें। बट ट्रीट देम वेल इनफ सो दे डोंट वांट यू। कि आप उन्हें इतना अच्छा ट्रीट करो कि वो आपको छोड़ के ना जाए, बेसिकली वो आपसे लॉयल हो जाए, आपके दिए गए बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन से नहीं, वो आपसे लॉयल हो जाए। यही हमारा मजहब भी हमें सिखाता है कि बेहतरीन इंसान कौन है। हदीस से तकवी है कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। ठीक है, यही हमारा मजहब सिखाता है। दर हकीकत ये जितने भी ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिलोसफी, लॉजिक, ये सब दीन में है। लेकिन अगर आप दीन को पढ़ें समझें तो ये चीजें आपके ऊपर इंकशाफ होना शुरू होगी। स्टीव जॉब्स, जो कि मरहूम हो चुके हैं, ठीक है, इट डजेंट मेक सेंस टू हायर स्मार्ट पीपल। जिस सेंस नहीं बनता कि आप स्मार्ट पीपल को हायर करें एंड देन टेल देम व्हाट टू डू, और आप उनको कहेंगे करना क्या है, कैसे करना है, आप उनको बताएं। वी हायर स्मार्ट पीपल सो दे कैन टेल अस व्हाट टू डू। वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टीज से आपको बताएं। स्टीव जॉब्स का इन्हीं का मैं एक मशहूर वाकया है कि एक दफा इनके जो डिजाइनर्स थे, इंजीनियर्स थे, जो R&D टीम थी, आईफोन 2 का प्रोटोटाइप बना के लेकर आई इनके सामने। तो आईफोन की जनरी उस वक्त थी स्मॉल फोन्स, स्मॉल स्मार्टफोन्स, जो कि सिंगल हैंड ऑपरेटेड होते थे। आईफोन 5 के बाद ये इनकी जनरी चेंज हुई है, जिसमें इन्होंने बड़े 5 इंच और 6 इंच पे जाना शुरू किया। उस वक्त तक आईफोन मैक्सिमम 4 इंच का होता था। तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि इसका साइज और रिड्यूस करो। तो जो डिजाइनर्स थे उन्होंने कहा कि हम इसे मजीद छोटा नहीं कर सकते, हम अपनी टेक्नोलॉजी के पीक पर आ गए और इसे मजीद छोटा नहीं कर सकते। उसने इमीडिएटली उठाया, सामने जो पानी का ग्लास था उसमें डिप कर दिया। थोड़ी देर में बबल्स आने शुरू हो गए। उसने कहा बबल्स आ रहे हैं, दैट्स मीन के देयर इज अ हॉलो स्पेस, ये मजीद छोटा हो सकता है। तो दीज आर द लीडर्स। थैंक यू ऑल। डिस्कशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम आफ्टर द रिकॉर्डिंग पूरा करें।